चलिए फिर शुरू करते हैं अपना चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी एंड दिस इज द पार्ट नंबर 3। 2 लेक्चर पहले हो चुके हैं, आज हम पार्ट नंबर 3 को शुरू करने वाले हैं। तो पार्ट नंबर 3 में फ्रेंड्स देखो, मैंने लास्ट छोड़ा था ड्रिफ्ट वेलोसिटी से, जहां मैंने बताया था ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी की, जब इलेक्ट्रॉन पर किसी वायर पर पोटेंशियल लगाया जाता है, पोटेंशियल मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी कि वोल्टेज लगाई जाती है, तो इलेक्ट्रॉन चलना शुरू कर देते हैं। इलेक्ट्रॉन चलने की जो वेलोसिटी होती है उसी को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं सबसे इंपॉर्टेंट ओम्स लॉ। ओम का नियम बहुत अच्छा लॉ है और इसके अकॉर्डिंग सिर्फ एक स्टेटमेंट है दैट V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I। इट मींस इनटू अ वायर at a constant temperature, V, that is potential difference, is directly proportional to the current into the wire। एक सर्किट में मान लो या वायर में मान लो कि एक सर्किट या वायर में कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो पोटेंशियल होता है वो उस सर्किट में बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। ठीक है, यानी कि जो विभव है वो समानुपाती होता है धारा के। तो यहाँ से V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I आता है, तो V इज इक्वल क्या आ जाता है, बताओ V इज इक्वल क्या आ जाता है, IR। ठीक है, V इज इक्वल क्या आ जाता है, IR। तो R बराबर क्या आता है, R बराबर आ जाता है V अपॉन I। ये R का फॉर्मूला है, दैट इज रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है, वही हम आगे पढ़ने वाले हैं। अब सबसे पहली चीज, ओम्स लॉ में एक ग्राफ होता है। अब क्योंकि ग्राफ हमें ये बताता है, ओम्स लॉ में हमें पता लगता है कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I, तो ग्राफ से भी हमें ये पता लगना चाहिए कि जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ रही है करंट उसके अकॉर्डिंग बढ़ता है, और जैसे जैसे घटती है उसके अकॉर्डिंग। तो इनके बीच का जो ग्राफ होता है वो एज ए स्ट्रेट लाइन होता है। कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक है, समझ गए। इसका मतलब है अगर V और I में अगर वैल्यू इसकी 0.1 वोल्ट है और मान लो एम्पियर में आप 1 एम्पियर मान रहे हो तो सेम रहेगा। ठीक है, समझ गए। अगर 0.2 हो गई तो 2 एम्पियर हो जाएगा, 0.3 होगी तो 3 हो जाएगा, अगर 0.6 की बात करोगे तो ये 6 हो जाएगा। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग ही बढ़ेगी, दैट इज कॉन्स्टेंटली बढ़ेगी। क्लियर हुआ। तो इसका जो ग्राफ आता है वो स्ट्रेट आता है, एक चीज। नेक्स्ट आता है रेजिस्टेंस। व्हाट इज रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस क्या है, देखो ओम्स लॉ में हमें पता लगा कि जो पोटेंशियल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करंट क्या है। ठीक है, अब इसमें हमने पास एक कांस्टेंट आया था दैट इज आर। अब आर ही उस सर्किट का रेजिस्टेंस कहलाता है, दैट इज प्रतिरोध कहलाता है। ये प्रतिरोध एक तरह से वो चीज है जो वी और आई को बराबर होने से रोक रहा था। तो रेजिस्टेंस जब हम रख लेते हैं तो वी बराबर आई आर हो जाता है। ठीक, अब रेजिस्टेंस प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध मतलब किसी करंट के मार्ग में अवरुद्ध रोकने की जो टेंडेंसी होती है उसे रेजिस्टेंस कहते हैं। सो इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो होती है ओम। अब इसके फैक्टर्स आते हैं कि किन किन फैक्टर से आर जो है प्रभावित होता है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज ये फर्क पड़ता है नेचर एंड टेम्परेचर ऑफ द मटेरियल से, कि नेचर कैसा है और मटेरियल का टेम्परेचर कैसा है, इस चीज से फर्क पड़ता है। नेचर मतलब जैसे अगर हम बात करें सिल्वर की, तो सिल्वर का जो रेजिस्टेंस होता है बहुत ही कम होता है, सिल्वर के लिए रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। लेकिन अगर हम बात करें आयरन की, तो इसके लिए अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो ज़्यादा होता है। करंट तो इसमें भी फॉलो कर सकता है, करंट दोनों में फॉलो कर सकता है, लेकिन रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है आयरन में। ठीक है, सिल्वर में रेजिस्टेंस कम होता है। अब जिसमें रेजिस्टेंस कम होगा वो गुड कंडक्टर होगा, और जिसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा वो उसका पुअर कंडक्टर होगा। ठीक है, ये बात क्लियर होनी चाहिए। तो ये छोटा सा टॉपिक था। अब बात करते हैं टेम्परेचर ऑफ द मटेरियल। यस, मटेरियल के टेम्परेचर पे भी रेजिस्टेंस का फर्क पड़ता है। ध्यान देना, जनरली ऐसा होता है कि टेम्परेचर के साथ साथ जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है रेजिस्टेंस भी बढ़ता है, जनरली इन केस ऑफ मेटल्स। मेटल्स के केस में क्या होता है, रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ बढ़ता है। ओके, ये बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट अब आते हैं कि दूसरा फैक्टर कौन सा होता है जो रेजिस्टेंस को प्रभावित करता है। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। आर जो होता है लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि अगर मान लो कोई एक कंडक्टर है और इसके थ्रू प्रतिरोध आर हो रहा है, तो जितनी इसकी लेंथ होगी ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी जितनी ज़्यादा लंबाई होगी रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा होगा ऑब्वियस। अब इस चीज़ को हम ऐसे भी समझ सकते हैं, मान लो हमारे पास छोटी सी कोई बैटरी है, छोटी सी कोई सेल है इस तरह से, और आप उससे एक बल्ब कनेक्ट करना चाह रहे हो, जैसे बचपन में करते होंगे ना टॉयज वाला बल्ब, ये वाला। तो इसमें ध्यान दो, जितनी लंबी ये वायर होगी रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा होगा, और जो मिलने वाला करंट है वो उतना कम हो जाएगा। ठीक है, क्लियर होगा, क्लियर हो गया। ओके, तो यहाँ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, यानी जैसे जैसे लंबाई बढ़ेगी, जैसे जैसे लंबाई बढ़ेगी रेजिस्टेंस उस हिसाब से क्या होगा बताओ,
बढ़ता चला जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा, दैट इज जो करंट है वो कम हो जाएगा। अब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया, अब जो आर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। एरिया मतलब वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया, एरिया से मतलब क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। कोई भी वायर है उसका कट लगाने के बाद जो उसकी थिकनेस वगैरह मिलती है उसी को हम क्रॉस सेक्शनल एरिया कहते हैं। तो ये इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है कि अगर एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा, अगर एरिया घटेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। कुल मिला के अगर हम बात करें एरिया बढ़ाने की, एरिया बढ़ाने का मतलब क्या है कि अगर आप थिक वायर लेते हो, अगर आप थिक वायर लेते हो, मोटी वायर लेते हो, जो मोटी है उसका रेजिस्टेंस जो होगा वो कम हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि उसका एरिया ज़्यादा हो जाएगा तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। ठीक है, क्लियर समझ में आई? हाँ या ना? तो ज़्यादा जो मोटी वायर होती है वो ज़्यादा अच्छी होती है रेदर देन थिन वायर के, क्योंकि थिन वायर का रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। इतनी बात क्लियर? तो ये सारी चीज़ें क्लियर होगी। अब हम इन दोनों को अगर मिला दें तो हमें पता लगता है आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल अपॉन ए, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल अपॉन ए। इतनी बात क्लियर? पक्का? अब यहाँ से देखो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल अपॉन ए आया, तो यहाँ इसको इक्वलाइज करने के लिए एक हम रखते हैं कांस्टेंट रो, रो इंटू एल अपॉन ए हो जाता है। और रो क्या है यहाँ पे? रो है रेजिस्टिविटी, रो है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी क्या होते हैं वो अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट। व्हाट इज द रेजिस्टिविटी? रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी को हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मतलब विशिष्ट प्रतिरोध। ओके, विशिष्ट प्रतिरोध ये भी कहते हैं। अब इससे क्या मतलब है, देखो ये है क्या, पहले इसको समझो। इट इज द रेजिस्टेंस ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया कंडक्टर, किसी कंडक्टर की जिसका यूनिट एरिया है यानी एक इकाई, मान लो सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर, तो इसका एरिया कितना हो गया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक तो ये चीज होगी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो एरिया हो गया। और 1 सेंटीमीटर की अगर लेंथ है, ठीक है, 1 सेंटीमीटर की अगर लेंथ है तो मल्टीप्लाई 1 कर दो। तो 1 मीट्रिक या 1 सेंटीमीटर क्यूब का जितना रेजिस्टेंस होगा उसी को हम रेजिस्टिविटी कहते हैं। समझ गए? यानी एक आपने मेटल का टुकड़ा लिया जिसका जो लंबाई है वो 1 सेंटीमीटर, चौड़ाई 1 सेंटीमीटर और जो ऊंचाई है वो भी 1 सेंटीमीटर है, और उस मेटल के थ्रू जितना रेजिस्टेंस जनरेट हो रहा है वो उसकी रेजिस्टिविटी कहलाएगी, प्रतिरोधकता कहलाएगी, या फिर विशिष्ट प्रतिरोध कहलाएगा। ठीक है, सो इट इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय यूनिट लेंथ एंड द यूनिट एरिया कनेक्टर। ओके, तो एक यूनिट एरिया और एक यूनिट लेंथ के कंडक्टर के थ्रू जितना रेजिस्टेंस डेवलप होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं बताओ जल्दी से? रेजिस्टिविटी। ओके, ये था रेजिस्टेंस जो करंट को चलने से रोक रहा था। ठीक है, रेजिस्टेंस को करंट को चलने से रोक रहा था। अगली चीज आती है कंडक्टेंस। अब कंडक्टेंस क्या होता है? कंडक्टेंस होती है चालकता। ठीक है, कंडक्टेंस जी, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। अब कंडक्टेंस जो होता है जी, वो होता है रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल। ठीक है, तो जी इज इक्वल 1/r भी लिख सकते हो आप इसे। तो ये क्लियर हुआ। अब इसकी यूनिट क्या होती है? इसकी एसआई यूनिट होती है ओम मीटर, ओम मीटर। अब ओम मीटर कैसे आई, सुनो ध्यान से। हमें पता है रेजिस्टेंस जो होता है, ठीक है, आर इजिकल क्या होता है, पहले आर का फॉर्मूला लिखते हैं, रेजिस्टिविटी इंटू एल अपॉन ए, यहाँ से आया। अब अगर हम रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला निकालने लगे तो हो जाएगा आर इंटू ए अपॉन एल। अब आर की यूनिट ओम, दैट इज रेजिस्टेंस की यूनिट, इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन एम, तो एम से एम कैंसिल हो गया, तो रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या बची, ओम मीटर। नेक्स्ट इसकी यूनिट क्या होती है, देखो जी जो है वो आर के रेसिप्रोकल है, ठीक है, तो इसलिए जो जी की यूनिट बनेगी वो आर की यूनिट की रेसिप्रोकल हो जाएगी, दैट इज मो। आर की यूनिट क्या होती है, ओम, तो जी की यूनिट क्या होगी इसके रेसिप्रोकल, दैट इज मो, एम एच ओ। इस तरह से लिखते हैं, और इसकी यूनिट साइमन भी होती है। ठीक है, साइमन जिसे एस से नोट करते हैं, तो ये इसकी ऐसे यूनिट होती है। ओके, तो ये थी कंडक्टेंस यानी चालकता। चालकता मतलब करंट के
फ्लो करने के लिए, कितनी आसानी से करंट फ्लो हो सकता है, वो कंडक्टेंस होती है। अब एक चीज क्लियर समझ में आ गई होगी कि अगर किसी चीज का रेजिस्टेंस ज्यादा है तो कंडक्टेंस कम होगा, और अगर कंडक्टेंस ज्यादा है तो रेजिस्टेंस कम होगा। ठीक, तो अगर सिल्वर की बात करें तो हम अब कह सकते हैं, जितनी टर्म्स हमने समझी, कि सिल्वर का रेजिस्टेंस तो ज्यादा होता है, कम होता है, सिल्वर का रेजिस्टेंस कम होता है, कंडक्टेंस ज्यादा होता है। ठीक है, ये चीज हम बता सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कंडक्टिविटी। अब जैसे ही रेजिस्टिविटी आई थी ऐसी ही आती है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी मतलब विशिष्ट चालकता। कंडक्टिविटी मतलब विशिष्ट चालकता। तो विशिष्ट चालकता क्या होती है? इट इज अ रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। ये रेजिस्टिविटी की रेसिप्रोकल होती है। तो सिग्मा इज इक्वल 1/ρ। ठीक है, ये रेजिस्टिविटी की रेसिप्रोकल होती है। अब रेजिस्टिविटी की रेसिप्रोकल है तो उसकी यूनिट के इनवर्स कर दो। तो इसकी जो ऐसे यूनिट होती है, होती है साइमन मीटर इनवर्स। क्या होती है? साइमन मीटर इनवर्स, या फिर होती है MHO मो मीटर इनवर्स। ये भी होती है, दोनों में से दोनों यूनिट इसकी रेजिस्टिविटी कनेक्टिविटी की। ठीक है, दोनों के दोनों यूनिट किसकी है? कंडक्टिविटी की। तो ये चार जो कंसेप्ट है, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी, चारों के चारों आपस में रिलेटेड हैं। चारों के चारों आपस में रिलेटेड हैं। ओके, अब देखो नेक्स्ट, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों का संयोजन आपको पता है इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स। तीन तरह के कॉम्बिनेशन आपके चैप्टर में है। इलेक्ट्रिसिटी में तीन कॉम्बिनेशन है, मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट, आपको रेजिस्टेंस का पता होना चाहिए कि रेजिस्टेंस के फॉर्मूले कौन कौन से हैं। अगर हम कॉम्बिनेशन बनाओ तो मेनली दो तरह के हैं, एक सीरीज और एक पैरेलल। ओके, दूसरा हमारा आता है किसका? कंडक्टर्स का। कंडक्टर्स को हम वैसे ये बोल रहे थे कैपेसिटर्स। ठीक है, तो कैपेसिटर्स के भी दो कनेक्शन थे, एक सीरीज कनेक्शन और एक पैरेलल। तो इनका भी आपको पता होना चाहिए कि सीरीज कनेक्शन में कैसे होता है, पैरेलल में कैसे होता है। तो मैंने बताया किसका? रेजिस्टेंस का। ठीक है, जो आज बताया मैंने। और कनेक्टर्स का या कैपेसिटर्स की बात करें तो वो कल हो चुका, सीरीज एंड पैरेलल। ठीक है, और तीसरा, तीसरा जो हमारा आएगा वो आएगा सेल्स का। तो ये जो तीन कॉम्बिनेशन है आपको पता ही पता होने चाहिए, इनके फॉर्मूले, इनसे रिलेटेड चीजें। ठीक है, तो बहुत इजी है, मतलब ऐसे भी कुछ टिपिकल नहीं है। ठीक, जब मैं न्यूमेरिकल्स कराऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा कि इन चीजों को कैसे सॉल्व करना है। तो ठीक है, कैपेसिटर्स का पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ते हैं रजिस्टर्स कॉम्बिनेशन। देखो, रजिस्टर का सबसे पहले जो सिंबल जो होता है वो ये होता है। ये सिंबल रजिस्टर्स का है, ना कि रजिस्टेंस का। मैं आपको बताऊं, रेजिस्टेंस जो है एक प्रॉपर्टी है, और रेजिस्टेंस एक नाउन है जो हम किसी ऑब्जेक्ट के लिए यूज कर रहे हैं, जो रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी को दिखा रहा है। ठीक है, क्लियर हुआ? तो इन्हें प्रतिरोध भी कहते हैं। ठीक, तो रजिस्टर्स क्या है? रजिस्टर्स एक नाउन है, कोई चीज है, कोई ऑब्जेक्ट है, डिवाइस है। तो रजिस्टर्स का कॉम्बिनेशन, जब हम रजिस्टर्स को आपस में कनेक्ट करते हैं तो उसको हम कहते हैं कॉम्बिनेशन। तो पहला कॉम्बिनेशन होता है सीरीज, जब हम अलग अलग रेजिस्टेंस को एक सीरीज में अटैच करते हैं, कुछ इस तरह से जैसे मैंने बनाए। ठीक है, ये वाले मान लो ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। तो अब इनका टोटल रेजिस्टेंस जो होगा वो R इज इक्वल होगा R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी जितना भी इनका रेजिस्टेंस है उसके सम के बराबर। ये होता है सीरीज कनेक्शन। दूसरा आता है पैरेलल कनेक्शन। पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है? जो ये रेजिस्टेंस है एक दूसरे के पैरेलल कनेक्ट होते हैं। ठीक है जी, तो ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, अब ये तीनों के तीनों कैसे हैं? पैरेलल। ये R1, ये R2, ये R3। तो इनका जो कॉम्बिनेशन होगा पैरेलल का, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा बताओ? जो टोटल रेजिस्टेंस आएगा उसका रेसिप्रोकल, यानी कि 1/R इज इक्वल होगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, यानी इनके रेसिप्रोकल के सम के इक्वल। ठीक है, सो टोटल रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल इन सब के इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल के सम के इक्वल होगा व्हेन दे आर इन पैरेलल कनेक्शन, जब वे पैरेलल कनेक्शन में हो। अब तीन रेजिस्टेंस कितने तरह के कॉम्बिनेशन में हो सकते हैं? जैसे तीन कैपेसिटर बताए थे वैसे ही सेम तीन जो रेजिस्टेंस होंगे वो चार तरह के कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। जो कल बताए थे सेम बना सकते हैं, बस उसमें कैपेसिटेंस निकाल लेते हैं, यहाँ पे रेजिस्टेंस निकालेंगे। ओके, तो क्लियर हुआ? यहाँ तक कोई डाउट है क्या? जैसे अभी क्लास इज जैसे ब्रेक डाउन हो रही थी, फिर भी क्लियर है ना यहाँ तक की चीजें? तो हमने अब तक ओम्स लॉ पढ़ा, फिर रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, और ये कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पढ़ा, जो कि काफ़ी सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बताता हूँ, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में से आपको क्वेश्चन 100% मिलना ही मिलना है। ओके, नेक्स्ट अब आता है एक टॉपिक छोटा सा, इलेक्ट्रिक पावर। फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिक पावर दैट इज विद्युत शक्ति। अगर हम बात करें तो ये टॉपिक जो है ये थोड़ा सा अलग भी है, हटके है।
ये अब हमें इलेक्ट्रिसिटी की ना प्रॉपर्टी दिखा रहा है। मैं आपको बताता हूँ इलेक्ट्रिसिटी क्या दिखा रहा है, प्रॉपर्टी दिखा रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी से हम क्या कर सकते हैं और उसको हम कैसे मेजर करते हैं। तो इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पावर, विद्युत शक्ति, विद्युत की शक्ति। ठीक, तो इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है? इट इज द रेट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी सप्लाइड, इलेक्ट्रिक एनर्जी सप्लाइड का जो रेट होता है, ओके, या फिर इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम पर यूनिट ऑफ टाइम, इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम पर यूनिट ऑफ टाइम, ओके, पर यूनिट में कितनी एनर्जी कंज्यूम हो रही है उसी को हम क्या कहेंगे? पावर। तो पावर इज इक्वल क्या होता है? W अपॉन टी होता है। ठीक है, इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो वाट होती है। एसआई यूनिट क्या होती है? वाट। और इससे बड़ी यूनिट वाट, किलोवाट, मेगावाट, ये सब होता है। ओके, ये भी चीजें ध्यान रखना। तो ये सब हो गया। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? P इज इक्वल होता है VI। देखो P इज इक्वल एक तो होता है W अपॉन टी, फिर W अपॉन टी की जगह पे एक फॉर्मूला हमारे पास आता है P इज इक्वल VI। अब VI की जगह आप अगर V या I में से किसी एक को भी फॉर्मूला चेंज कर लो, हमारे पास फॉर्मूला होता है R इज इक्वल VI। अब यहाँ से अगर हम फॉर्मूला बनाना चाहे तो V बराबर आई आर भी बनता है और I बराबर V अपॉन आर भी बनता है। तो इनमें से किसी चीज को भी चेंज कर लो, आपको फॉर्मूले बनते चले जाएंगे। तो P इज इक्वल VI है, तो P इज इक्वल एक ये भी बन सकता है आई स्क्वायर आर, और P इज इक्वल एक और बन सकता है, दैट इज V स्क्वायर अपॉन आर, ये भी बन सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, जब I की जगह V रखेंगे V अपॉन आर तो ये बन सकता है। तो ये भी और ये भी, ये सारे के सारे किसके फॉर्मूले? इलेक्ट्रिक पावर के फॉर्मूले हैं। फ्रेंड्स, यहाँ तक चीजें क्लियर हुई कि नहीं, पहले ये बताओ, क्योंकि इसके बाद जो चीजें समझानी है वो अब अलग तरीके से चलेंगी। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे? अभी तक हम पढ़ रहे थे बेसिक। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे? अभी तक हम इलेक्ट्रिसिटी का बेसिक पढ़ रहे थे। अब जो चीजें आएंगी वो कुछ और अलग लेवल की आएंगी। मैं थोड़ा सा उनका बता दूंगा ताकि आपको चीजें आगे समझने में अच्छा रहे। ठीक है, यहाँ तक का क्लियर है तो सब एक बार जल्दी से लाइक कर दो, फटाफट से थंब बना दो। ओके, अब सुनना ध्यान से, यहां तक की चीजें आई थिंक आपको क्लियर हो गई होगी। अब मैं आपको आगे का ना एक फ्लो चार्ट बताता हूँ, छोटा फ्लो चार्ट, अभी मतलब फेयर नहीं है वो, मैं अपनी तरफ से आपको बना रहा हूँ। उसके बाद आपको ये लगेगा कि इलेक्ट्रिसिटी के बारे में तो हमने सब कुछ पढ़ रखा है। ठीक है, अब एक ऐसी चीज बताता हूँ, सुनो ध्यान से। अभी तक हम जो चीज पढ़ रहे हैं वो हम इलेक्ट्रिसिटी का बेसिक पढ़ रहे हैं। अब इलेक्ट्रिसिटी के बेसिक में आपको एक चीज तो समझ में आ गई होगी, हमने कुछ चीजें छोड़ दी। हमने कुछ चीजें ऐसी छोड़ दी जैसे कि डायपोल मोमेंट एट अ पॉइंट, किसी पॉइंट पर डायपोल मोमेंट निकालना, वो चीजें आ भी नहीं रही, वो मैं करा भी नहीं रहा हूँ। ठीक है, वो हम नहीं करा रहे हैं, वो क्लास 12th के सिलेबस में है, लेकिन वो हमारे सिलेबस में नहीं है तो वो नहीं कर रहे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड अभी तक मैंने क्या करा? अभी तक मैंने उसकी बेसिक टर्मिनोलॉजी कराई है। मैं आपको बताता हूँ फिर से, हमने क्या करा? बेसिक टर्मिनोलॉजी की है, यानी जो भी टर्म्स वगैरह थी हमने वो सब सीख ली, हमने सब चीज सीख ली। ठीक है, बेसिक टर्मिनोलॉजी। अभी एक दूसरी चीज आती है, इसी टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड एक बढ़िया सिस्टम आता है, दैट इज द किरचॉफ लॉ। किरचॉफ लॉ आते हैं, इसके दो लॉ हैं, हमें पता है, फर्स्ट एंड सेकंड, इसके दो लॉ आते हैं। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास एक आता है व्हीटस्टोन ब्रिज, और व्हीटस्टोन ब्रिज के बेस पे दो चीजें आती हैं। एक तो आती है पोस्ट ऑफिस बॉक्स, अभी चैप्टर देखना कितना वाइड है। ठीक है, पोस्ट ऑफिस बॉक्स, और दूसरा आता है मीटर ब्रिज। खैर, इतनी सारी चीजें हो गई। उसके बाद अभी हमारे पास क्या रह जाते हैं? हमारे पास रह जाता है इलेक्ट्रिक डिवाइस। डिवाइस मतलब जो मेजर करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, जैसे कि हमारा एमीटर, एमीटर, वोल्ट मीटर एंड गैल्वोमीटर, गैल्वेनोमीटर। ठीक है, ये सब रहेगा। तो ये सारी की सारी चीजें भी अगर मैं कहूँ तो ये इलेक्ट्रिसिटी के बेसिक से ही रिलेटेड है, इसमें कोई इफेक्ट नहीं है, सारा का सारा इलेक्ट्रिसिटी का बेसिक है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई? ओके, क्लियर हो गया, ये बेसिक है। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिसिटी के बिल्कुल दूसरे पार्ट की। तो इलेक्ट्रिसिटी का जो दूसरा पार्ट आता है वो आता है इफेक्ट ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी, इफेक्ट्स ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी। अब ध्यान से सुनना, इफेक्ट कौन कौन से होते हैं? देखो, इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू तीन इफेक्ट मेन है। पहला इफेक्ट है हीटिंग इफेक्ट। अब हीटिंग इफेक्ट आपको पता है किस किस में यूज हो रहा है? बहुत सारी चीजों में यूज हो रहा है। इलेक्ट्रिक बल्ब में,
ठीक है, इलेक्ट्रिक बल्ब में यूज हो रहा है, जो हमारे हीटिंग डिवाइस होते हैं सब में यूज हो रहा है, इलेक्ट्रिक आयरन हो गया, हीटर हो गया, जो भी सब कुछ है उसमें हीटिंग इफेक्ट यूज हो रहा है। एक चीज तो हीटिंग इफेक्ट हो गया। तो हीटिंग इफेक्ट से रिलेटेड हमारे पास छोटी छोटी चीजें आती हैं, जैसे जूल थॉमसन लॉ। ठीक है, तो हीटिंग इफेक्ट का हमें पढ़ना है। दूसरी चीज हमें क्या पढ़नी है, दूसरी चीज आता है इलेक्ट्रिसिटी का दूसरा इफेक्ट, विच इज कॉल्ड द केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव या इलेक्ट्रिसिटी का रासायनिक प्रभाव। अब रासायनिक प्रभाव में क्या आता है, इसके अंदर हम डिस्कस करते हैं सेल एंड इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होता है जनरली, इलेक्ट्रिसिटी टू केमिकल, और सेल जो पार्ट आता है उसका मतलब क्या होता है कि जो भी केमिकल रिएक्शन होती है उससे इलेक्ट्रिसिटी। तो ये दो पार्ट हो जाते हैं केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में। तो ये चीज हमें पढ़नी है। अब इनसे रिलेटेड लॉ कौन कौन से हैं, इनसे रिलेटेड लॉ की अगर मैं बात करूं तो इसमें जो आता है वो आता है फेराडेज लॉ, फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, फेराडे लॉ आ गया। फिर आ गया सेल्स के बारे में। तो सेल्स के बारे में तीन चीजें आती है, एक तो टाइप ऑफ सेल दैट इज प्राइमरी और सेकेंडरी। ये हो गया टाइप। टाइप के बाद क्या आता है, एक टॉपिक आता है इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, किसी भी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस, उससे रिलेटेड चीजें। ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस उससे रिलेटेड चीजें। और तीसरी चीज आती है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। अगर हम बहुत सारे सेल्स को आपस में जोड़ दें, ठीक है, तो उसके बाद हमें कितना करंट उसमें से मिलेगा, क्या पोटेंशियल चीजें चेंज होंगी, वो सब हमें देखना है। तो सेल से रिलेटेड ये तीन टॉपिक आते हैं, समझ गए। ओके, तो ये कौन सा इफेक्ट है, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और तीसरा सबसे मेन इफेक्ट आता है, दैट इज द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब देखो फ्रेंड्स, बात ये है कि ये चैप्टर बहुत बड़ा है। अब आपको लग भी रहा होगा कि हाँ सर चैप्टर बहुत बड़ा है। ठीक है, तो फ्रेंड्स अभी तो बेसिक टर्मिनोलॉजी चल रही है। ठीक है, धीरे धीरे करके चल रहे हैं, क्योंकि चैप्टर बड़ा है, इंपॉर्टेंट है, काफी सारे टॉपिक है, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। तो अगर हम अच्छे से पढ़ेंगे तभी तो हम क्वेश्चन कर पाएंगे, और कहीं ना कहीं सारी चीजें आपस में रिलेट होती है। ठीक है, इतनी बात क्लियर। अब हमने कहाँ तक पढ़ा, हमने इलेक्ट्रिक पावर तक करा। अब इलेक्ट्रिक पावर के बाद हम एक इफेक्ट पढ़ रहे हैं, दैट इज हीटिंग इफेक्ट, ऊष्मा प्रभाव, जूल का नियम। छोटा सा है इसलिए पहले करा रहा हूँ। ठीक है, तो हीटिंग इफेक्ट यानी विद्युत धारा का ऊष्मा प्रभाव, विद्युत धारा का ऊष्मा प्रभाव, यानी कि विद्युत धारा हीट को जनरेट कर सकती है। ठीक है, तो इसके लिए आता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, दैट इज जूल्स लॉ। इसके लिए एक लॉ आता है जूल्स लॉ। अब जूल्स लॉ क्या कहता है, इसको समझो। जूल्स लॉ कहता है दैट हीट जनरेटेड इनटू अ सर्किट, heat generated into a circuit is directly proportional to the square of the current, directly proportional to the square of current. Second, heat generated into the circuit is directly proportional to the resistance of the circuit, and heat is directly proportional to the time required for the, yeah, required, or time for which the electric current was flow into the circuit. ठीक है, जितने टाइम के लिए सर्किट में करंट दौड़ा उतने टाइम में जो हीट जनरेट होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो यहाँ से हम इन तीनों चीजों को अगर मिला दें, आर को कांस्टेंट रखते हुए, तो आई इज इक्वल, एच इज इक्वल क्या हो जाता है, आई स्क्वायर आर इंटू टी हो जाता है। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ हीट और जूल्स लॉ। ठीक है, तो एच इज इक्वल क्या आ जाता है, आई स्क्वायर आर टी, जहां आई क्या है इलेक्ट्रिक करंट, आर क्या है रेजिस्टेंस, टी इज इक्वल टाइम। अब इसको डायरेक्ट समझो, इसको डायरेक्ट समझो कि अगर किसी सर्किट में करंट ज्यादा आप फॉलो कराएं, करंट ज्यादा फ्लो कराएं, तो वो जल्दी हीट अप करेगा, इवन दुगनी तेजी से हीट अप करेगा। समझ गए, क्योंकि स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसलिए। यानी कि अगर हम बात करें कि करंट बढ़ेगा तो हीट भी ज्यादा बनेगी, एक चीज। सेकंड थिंग, अगर किसी सर्किट का रेजिस्टेंस ज्यादा है यानी करंट को रोक रहा है, तो उसमें हीट भी ज्यादा बनती है। ऑब्वियसली जो हमारे हीटिंग डिवाइस होते हैं जैसे कि इलेक्ट्रिक आयरन, हीटर, गीजर, ये सब, इनमें जो मेटल यूज होता है वो हाई रेजिस्टेंस का यूज होता है। ठीक है, तो इनके लिए क्या होता है, हाई रेजिस्टेंस मेटल यूज्ड इन इलेक्ट्रिक डिवाइसेस, हाई रेजिस्टेंस मेटल यूज्ड इन हीटिंग डिवाइसेस।
ठीक है, जो हीटिंग डिवाइसेस होते हैं उनमें क्या होता है, हाई रेजिस्टेंस का मेटल यूज करते हैं ताकि हीट ज़्यादा जनरेट हो। ठीक है, थर्ड थिंग है टाइमिंग। अब आपको पता है कोई भी चीज़ हो, अगर आप ज़्यादा देर तक चलाओगे तो उसमें हीट उतनी ही ज़्यादा जनरेट होती है। ऑब्वियसली अगर आप फोन को ज़्यादा देर चलाओगे तो हीट ज़्यादा जनरेट होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये एक सिंपल सा होता, फॉर्मूला क्या है, H इज इक्वल आई स्क्वायर आर टी। तो यहाँ पर आपको मैं बताऊँ, जो चीज़ आपको हीटिंग इफेक्ट में पढ़नी थी वो मैंने एक पेज पे आपको क्लियर करा दी। अब यहाँ तक की सारी चीज़ें तो आपको क्लियर हो जानी चाहिए और हो भी गई होंगी, बहुत शॉर्ट में फ्लो चार्ट के माध्यम से मैंने आज से अब चीज़ें आपको करा दी। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। सब क्लियर हो गया? ओके, तो फ्रेंड्स आज की क्लास को इतना ही रखेंगे। कल को करेंगे पार्ट नंबर 4, जिसमें हम बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स आगे क्लियर करेंगे। और कल का जो चैप्टर होने वाला बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि उसमें मैं आपको किरचॉफ भी कराने वाला हूँ, गैल्वोमीटर, एमीटर, ये सब जो बेसिक टर्मिनोलॉजी मैंने बताई थी, जो बची हुई है वो सारा हम कल करेंगे। ठीक है, एक तरह से सर्किट का जो कंपोनेंट होता है वो हम कल करेंगे। ठीक है, तो कल का लेक्चर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और फ्रेंड्स देखो, फ्लो चार्ट के थ्रू करा रहा हूँ, आपको पता है समझ में जल्दी आ रहा होगा। फिर भी एक बात और कह देता हूँ, अगर थ्योरी की बात करते हैं तो थ्योरी की वीडियोस ऑलरेडी अपलोड है यूट्यूब पर, वहां से देख लीजिएगा। ठीक है, मैग्नेटिज्म देखो मैं बताता हूँ फ्रेंड्स, पहले किरचॉफ वगैरह आएंगे, और जैसे किरचॉफ वगैरह आएंगे फिर केमिकल इफेक्ट है, और केमिकल इफेक्ट के तुरंत बाद मैग्नेटिक है। क्योंकि मैग्नेटिज्म में भी बहुत सारी चीजें हैं। बेसिक से शुरू करूंगा ना, अगर मैं आपको बताऊं तो बेसिक, बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा कि मैग्नेटिज्म आपको बच्चों को खेलने लग जाएगा। बुक में तो बहुत टिपिकल टर्म्स होंगी, मैं सिंपल से शुरू करूंगा। ठीक है,